कहानी की शुरुआत होती है साल 2063 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि धरती के बढ़ते तापमान और इंसानों की गलतियों की वजह से समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी है और धरती का ज्यादातर हिस्सा अब तक डूब चुका है। अब सिर्फ धरती के 2 महाद्वीप ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन एक साथ मिलकर रहने के बजाय ये दोनों बचे हुए संसाधनों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। यही वजह थी कि इन दोनों महाद्वीपों के बीच अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता था। इसी खतरे को रोकने के लिए इन दो में से एक महाद्वीप ने समुद्र के बीचों बीच एक सैन्य बेस बनाया, ताकि अगर दूसरा महाद्वीप कोई कदम उठाए तो उसे तुरंत रोका जा सके। इस बेस का नाम था सेंटिनल। चूंकि ये बेस समुद्र के बीच में था, इसलिए यहाँ की टीम हर 2 साल में बदल दी जाती थी। हर 2 साल बाद एक रेस्क्यू टीम आती थी जो ड्यूटी पर तैनात लोगों को लेकर जाती थी, लेकिन इस बार कोई टीम उन्हें लेने नहीं आई। इन लोगों को यहाँ 2 साल पहले तैनात किया गया था और उनकी ड्यूटी का समय तीसरे साल तक पहुंच चुका था। 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अब तक कोई टीम उन्हें लेने नहीं आई थी। यहाँ मौजूद 4 लोगों के नाम थे: कैसिडी, सुलिवन, बेंज और हेंड्रिक्स। एक रात जब समुद्र में बहुत तेज तूफान आया हुआ था और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, उसी समय सलिवन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका जाल मछलियों से भरा हुआ था, जिसे ऊपर खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि तूफान तेज होता जा रहा था। इसी बीच बेस की ड्रेनेज पाइप टूट जाती है, जिसे बेंस को ठीक करने जाना पड़ता है, लेकिन पाइप ठीक करते वक्त उसका हाथ उसमें फंस जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो निकाल पाता है। दूसरी तरफ सलिवन के हाथ से मछलियों से भरा जाल छूटकर पानी में गिर जाता है और सारी मछलियां भी बह जाती हैं। सलिवन दोबारा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास खाने की कमी थी और उसे लगता है कि शायद दोबारा ऐसा मौका न मिले, लेकिन तूफान इतना ज्यादा था कि पानी में कुछ भी देख पाना और पकड़ पाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। इसी दौरान एक बहुत ही विशाल लहर सेंटिनल बेस से टकरा जाती है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। यह सीन अब अगली सुबह में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सलिवन और बेंस पिछली रात मछली पकड़ने को लेकर बहस कर रहे होते हैं। क्योंकि सलिवन मछली पकड़ने में असफल रहा था, इसलिए बेंस उसका मजाक उड़ा रहा था। दोनों को लड़ते देखकर हेंड्रिक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। बेंस बहुत गुस्से में था क्योंकि वह काफी समय से घर नहीं जा पाया था। वह हेंड्रिक्स से कहता है, हमें आदेश देने के बजाय मुख्य नियंत्रण कक्ष से संपर्क क्यों नहीं करते? पूछिए कि अब तक कोई जहाज हमें लेने क्यों नहीं आया। इस पर हेंड्रिक्स कहता है, टेलीग्राफ मशीन बेकार की बातों के लिए नहीं है, वह रिपोर्ट भेजने के लिए होती है। यह कहकर हेंड्रिक्स वहां से चला जाता है। इसके बाद सलिवन आज की रिपोर्टिंग बेस टेलीग्राफ से भेजता है। हर दिन की तरह आज भी वह सिर्फ कोई घटना नहीं, नो इवेंट्स लिखकर रिपोर्ट भेज रहा था और जवाब में भी वही संदेश वापस आ रहे थे। इसी बीच हेंड्रिक्स एक पानी का जहाज आते हुए देखता है। उसे देखकर वह रडार से पुष्टि करने को कहता है। इस जहाज को देखकर सलिवन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई बचाव टीम उन्हें लेने आई है, जबकि हेंड्रिक्स सभी को सतर्क रहने को कहता है। वह कहता है, संभव है यह दुश्मन का जहाज हो। इसीलिए कैसिडी उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। इस पर हेंड्रिक्स हथियार तैयार करने को कहता है। साथ ही वह सलिवन को एक बंदूक देकर कहता है, तुम इस जहाज पर जाकर जांच करो और वहां की स्थिति मुझे बताओ। बेचारा सलिवन अपने कप्तान के आदेश पर अनिच्छा से उस जहाज की ओर बढ़ता है। इसी दौरान उसका संपर्क हेंड्रिक्स से टूट जाता है। सलिवन उस जहाज के अंदर पहुंचता है और चारों ओर देखने लगता है। वहां हर जगह धूल जमी होती है, साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी रखा होता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यह जहाज कई दिनों से यहां भटक रहा हो। सलिवन वहां 4 बैग भी देखता है, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि यही उनकी रेस्क्यू शिप है। लेकिन अंत में यहां आखिर हुआ क्या? ये जहाज क्या था और सब लोग कहां चले गए? सलिवन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर सेंटिनल बेस में जब हेंड्रिक्स सलिवन से संपर्क नहीं कर पाता तो उसे यकीन हो जाता है कि यह जहाज वाकई में उनका दुश्मन है और शायद उन्होंने सलिवन को मार डाला है। अब हेंड्रिक्स उस जहाज को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। इसी वजह से वह कैसिडी से हथियार एक्टिवेट करने की चाबी मांगता है। कैसिडी पहले मना कर देती है, लेकिन जब हेंड्रिक्स का गुस्सा बढ़ने लगता है तो मजबूरी में कैसिडी उसे चाबी दे देती है। लेकिन जैसे ही हेंड्रिक्स हथियार एक्टिवेट करने ही वाला होता है,
उसी समय सलिवन खुद उससे संपर्क कर लेता है। ये देखकर हेंड्रिक्स को कैसिडी पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अब से अगर तुमने मेरे आदेश को मानने से इनकार किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह कहकर हेंड्रिक्स वो चाबी कैसिडी को लौटाने के बजाय अपने पास ही रख लेता है। इसी बीच सलिवन भी उस जहाज से वापस लौट आता है। जैसे ही वह आता है वह हेंड्रिक्स को सब कुछ बता देता है और कहता है कि हमें इस जहाज की जानकारी बेस तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन हेंड्रिक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह पहले इसे और गहराई से जांचना चाहता है और फिर बाद में बेस को विस्तार से बताना चाहता है। फिलहाल इसके बाद ये लोग आयोडीन की बात करते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का संक्रमण न हो। हर कोई हेंड्रिक्स के इस रवैये से परेशान था। इसी वजह से उसका एक साथी चोरी छिपे सलिवन को टेलीग्राफ के जरिए बेस से संपर्क करने में मदद करता है। कैसिडी और बेन्स को भी इसकी जानकारी होती है। अगले दिन जब ये दोनों बेस से जवाब आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तभी हेंड्रिक्स वहां पहुंचता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? इस पर बेन्स जवाब देता है, तुम तो वैसे भी कुछ करने वाले नहीं हो। हम लोग बेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलिवन ने उन्हें रिपोर्ट भेज दी थी। यह सुनकर हेंड्रिक्स को सलिवन पर गुस्सा आता है, लेकिन तभी टेलीग्राफ मशीन से एक संदेश आता है। उस संदेश को देखकर सबका दिमाग चकरा जाता है क्योंकि वह वही संदेश था जो सलिवन ने कल भेजा था। इसका मतलब यह था कि कई हफ्तों से यह मशीन बस उसी संदेश को सलिवन को ही वापस भेज रही थी। वास्तव में बेस से कोई संदेश आया ही नहीं था। या तो वहां कोई था ही नहीं या फिर अब किसी का संपर्क कर पाना संभव नहीं था। अब सब बहुत घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करें। और इसी तनाव के माहौल में कहानी आगे बढ़ती है और वह उस जहाज के नेविगेशन हिस्ट्री से सभी कोऑर्डिनेट्स को खोजना शुरू करता है और उन्हें सेंटिनल में रखे हुए नक्शे में ढूंढ लेता है। इससे उसे हेंड्रिक्स के जहाज का रास्ता पता चल जाता है। दूसरी ओर सलिवन चुपचाप देखता है कि बेन्स रात को चुपके से जहाज में जा रहा है, जिसका मतलब था कि बेन्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब बेन्स वापस लौटता है तो सलिवन उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को जहाज पर क्यों गए थे? इस सवाल का बेन्स कोई जवाब नहीं देता तो सलिवन उसके साथ दोस्त की तरह बैठकर शराब पीने लगता है। यहीं पर बेन्स आखिरकार अपना मुंह खोलता है। वह बताता है कि मैंने अपनी फैमिली को 2 साल पहले देखा था। अब वे लोग इस वक्त कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। मैं इस जहाज के इंजन को रिपेयर करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। सलिवन को बेन्स का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह कैसिडी से ये बात शेयर करता है और कहता है कि जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम दोनों अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन कैसिडी इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती। अगले दिन सलिवन और बेन्स दोनों मिलकर जहाज पर जाते हैं और किसी तरह जहाज के इंजन को रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब वे दोनों सेंटिनल वापस लौटते हैं तो हेंड्रिक्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। हेंड्रिक्स उन्हें आदेश देता है कि वे वापस जहाज पर जाएं, जरूरी पार्ट्स को निकाल कर वापस ले आएं और बाकी का जहाज वहीं डूबने के लिए छोड़ दें। लेकिन वे दोनों जहाज को वहीं छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वापस आ जाते हैं। हेंड्रिक्स कहता है कि उसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ गार्डिंग का काम करना होगा। बेन्स और सलिवन साफ इनकार कर देते हैं और तब हेंड्रिक्स अपनी बंदूक निकाल लेता है। तो मजबूरी में दोनों को रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने हेंड्रिक्स का आदेश मानते हुए जहाज को डुबाने की बात अब तक स्वीकार नहीं की है। इसी दौरान कैसिडी ने हेंड्रिक्स को एक जरूरी काम के लिए बुलाया था। कैसिडी बताती है कि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, मतलब हमारे टेलीग्राफ मशीन में कुछ खराबी है क्योंकि हमारे संदेश बेस तक पहुंच ही नहीं रहे। दूसरी ओर हम सलिवन को अकेला देखते हैं जबकि हेंड्रिक्स उससे वहां मिलने आता है। वह सलिवन से कहता है कि मैंने और कैसिडी ने मिलकर यह तय किया है कि मैं और कैसिडी यहीं रुकेंगे और तुम दोनों को मेरा एक खत लेकर बेस तक जाना होगा क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर बेन्स बहुत खुश होता है, लेकिन सलिवन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वह कैसिडी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी बारे में बात करने के लिए वह कैसिडी के पास जाता है। सलिवन उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो और हेंड्रिक्स को यहीं सड़ने दो, लेकिन कैसिडी अपनी मर्जी से यहीं रुकना चाहती थी। वो सलिवन से कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो कुछ हमारे बीच हुआ वो बस वक्त काटने के लिए था, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये सुनकर सलिवन बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हेंड्रिक्स एक बार फिर जहाज के कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहा होता है, जिससे उसे एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चलती है। असल में उन 4 लोगों में से कोई एक ऐसा था जिसने जानबूझकर रेस्क्यू शिप को गलत कोऑर्डिनेट्स भेजे थे और वह कोऑर्डिनेट्स सेंटिनल को दिए थे ताकि सभी को असली जहाज से दूर रखा जाए। यानी उन चारों में से कोई एक दुश्मन है, लेकिन ये 4 लोग कौन कौन हैं इसका अंदाजा खुद हेंड्रिक्स को भी नहीं था। अगली सुबह वह देखता है कि एक और जहाज उसकी ओर आ रहा है। कैसिडी उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। इस बार हेंड्रिक्स किसी को जहाज पर भेजता नहीं है, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे उस जहाज पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है।
उस रेस्क्यू शिप का अब भी कोई पता नहीं चलता। इसके बाद वह जहाज अचानक सामने आ जाता है, खोल को चीरते हुए। तब सब लोग देखते हैं कि हेंड्रिक्स जो देख रहा है वो असल में कोई नया जहाज नहीं बल्कि वही पुराना रेस्क्यू शिप है। और साथ ही ये राज खुलता है कि यह सब हेंड्रिक्स ने ही किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस जगह से जाए। इसलिए उसने पिछली रात ही उस जहाज को यहाँ से हटाकर दूर खड़ा कर दिया था, ताकि बाकियों को धोखा देकर उस जहाज को तबाह कर सके। यहाँ जब सलिवन हेंड्रिक्स के कहने के बावजूद उस जहाज पर हमला नहीं करता तो हेंड्रिक्स बेन्स पर गोली चला देता है। गोली उसके कान को छूते हुए निकल जाती है। बेन्स के मना करने के बावजूद सलिवन अपने दोस्त को बचा लेता है। जहाज के अंदर इसी दौरान कैसिडी हेंड्रिक्स को मारकर बेहोश कर देती है, जिसे बेन्स अपनी जान लेकर मार देना चाहता था। लेकिन सलिवन उसे ऐसा करने से रोकता है और हेंड्रिक्स को एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ बेन्स सलिवन से लड़ने लगता है, जिसे कैसिडी समझाने की कोशिश करती है तो बेन्स वहां से चला जाता है। अब सलिवन और कैसिडी ये तय करते हैं कि वो दोनों टेलीग्राफ की हर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे जब तक किसी से संपर्क ना हो जाए। इसी दौरान कैसिडी सुल्लीवन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। असल में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओ। सलिवन कुछ नहीं कहता, लेकिन अब उसे कैसिडी की बातों पर भरोसा नहीं रहा था, इसीलिए वो अपने तरीके से सच्चाई जानना चाहता था। इसके बाद सलिवन हेंड्रिक्स को खाना देने के बहाने उससे बात करने जाता है। वहां वो हेंड्रिक्स से पूछता है कि अचानक कैसिडी को क्या हो गया है, क्या हुआ। हेंड्रिक्स वहां बंद है, लेकिन बाहर आ जाता है और फिर हर फ्रीक्वेंसी पर मैसेज भेजना शुरू कर देता है। उधर बेन्स शराब पीकर कमरे से बाहर निकल रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। तो जब कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में सो रही होती है, बेन्स उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिडी किसी तरह खुद को बचा लेती है। पर अगले ही पल कैसिडी को पता चलता है कि बेन्स ने उसके पास से विस्फोटक और हथियारों की चाबी चुरा ली है। वो तुरंत जाकर ये बात सलिवन को बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर बेन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो हथियार एक्टिवेट करने जा रहा था। बेन्स कहता है कि अगर तुम मर गए तो अपने परिवार से कैसे मिलोगे। ये सुनकर वो खुद रोने लगता है। कैसिडी उससे चाबियां वापस ले लेती है, लेकिन सलिवन इन हथियारों को पूरी तरह लॉक करना चाहता था ताकि कोई दोबारा ऐसा कुछ ना कर सके। इसके लिए उसे पासवर्ड चाहिए होता है और वो पासवर्ड हेंड्रिक्स के पास था। इसलिए सलिवन पासवर्ड लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन रास्ते में बेन्स उसे रोक लेता है और कहता है मैं हेंड्रिक्स को मारने जा रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो पानी में कूद गया और अपनी जान दे दी। ये सुनकर सलिवन जाकर हेंड्रिक्स के कमरे की जांच करता है, लेकिन वहां हेंड्रिक्स मौजूद नहीं होता। तभी सलिवन एक चिट्ठी पढ़ता है जो हेंड्रिक्स ने उसे लिखी थी। उसमें हेंड्रिक्स ने सलिवन से कहा था कि वो अपने कमांड को और मजबूत करे। ये बात सलिवन को बहुत अजीब लगती है। अगले दिन कैसिडी सलिवन को दिखाती है कि बेन्स फिर से पहले की तरह अपना काम सामान्य रूप से कर रहा है। बेन्स दोनों से कहता है जब मैं घर से निकला था तब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। मैं अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर सलिवन बेन्स को गुस्से में उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद बेन्स और कैसिडी समुद्र के कचरे से अपना सामान लेने जाते हैं। कैसिडी को अकेले जाते देखकर सलिवन उसे एक बंदूक देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। सलिवन खुद समुद्र से मछली पकड़ने वाले जाल को देख रहा होता है। तभी उस जाल में अचानक हेंड्रिक्स की लाश फंसी हुई मिलती है। सलिवन देखता है कि किसी ने हेंड्रिक्स के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी है, जिसका मतलब था कि वाकई में उनके बीच कोई गद्दार है। इस बात का पता लगाने के लिए सलिवन, बेन्स और कैसिडी समुद्र तट पर जाते हैं। सलिवन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू करता है। इसी दौरान कैसिडी को दिखाया जाता है जो बेन्स को बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। जब सलिवन को रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिलता तो वो हेंड्रिक्स द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान देता है, जिससे उसे पता चलता है कि जब बचाव जहाज वहां आया था तब किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स दिए थे ताकि उसका रास्ता भटका दिया जाए और हेंड्रिक्स को मारने का मौका मिल जाए। इसके बाद जहाज समुद्र में भटकता रहा। इसी दौरान कैसिडी भी वहां आती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो सलिवन से कहती है कि मुझे पानी से कुछ निकालना था, शायद वो उसकी रीढ़ की हड्डी में हो। यहाँ सलिवन को इस पूरी घटना से पूरा यकीन हो गया था कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि कैसिडी ही है। फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहता और जब अगली सुबह कैसिडी की नींद खुलती है, सलिवन वॉकी टॉकी पर उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो गद्दार हो जो हथियारों पर कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए तुमने हेंड्रिक्स और बेन्स को मारा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसिडी देखती है कि सलिवन ने उससे हथियारों की चाबियां चुरा ली हैं। इसी वजह से वो तुरंत कम्युनिकेशन रूम की तरफ दौड़ती है, जहां सलिवन विस्फोटक और हथियारों को एक्टिवेट करके इस पूरे सेंटिनल को उड़ाना चाहता था,
क्योंकि उसके अनुसार अब उसके पास जीवन में कुछ भी बचा नहीं था। कैसिडी के धोखे से सलिवन पूरी तरह टूट चुका था। कैसिडी उससे गिड़गिड़ाकर कहती है, मेरे महाद्वीप के लोग इस समय बहुत परेशानी में हैं। मैंने ये सब उनके लिए किया, पर लेकिन सलिवन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और आखिरकार वो विस्फोटक और हथियारों को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखाई देता है। असल में बेंस ने अपने सिस्टम में पहले ही एक बदलाव कर दिया था, जिससे कोई भी चाहकर भी इन हथियारों को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये जानने के बाद सलिवन और कैसिडी दोनों हार मानकर नीचे बैठ जाते हैं और फिर दोनों के बीच ये तय होता है कि चाहे किसी भी महाद्वीप का कोई भी इंसान यहाँ हमला करे या इस सेंटिनल पर कब्जा करना चाहे, हम दोनों हमेशा मिलकर सेंटिनल की रक्षा करेंगे, क्योंकि यही हमारी दुनिया है जहां हम दोनों एक साथ खुशी से रहेंगे। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म होती है।